So stability analysis of control system is the major part 3 है, third part है, that is कि how we will determine the absolute stability. So यहाँ पे दो मेथड है absolute stability determine करने के लिए, एक है Hurwitz criterion और दूसरा है Routh criterion. What are the stability criterion for a control system to be stable? So given a control system, देखिए क्या लिखा हुआ है, given a control system, अगर एक control system दिया हुआ है जिसका की क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होगा GS बाई ब्रैकेट में 1 प्लस GS इंटू HS, जहाँ GS जो है वो है आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड HS इज द फीडबैक फैक्टर. So characteristic equation is denominator of the closed loop transfer function. So denominator is 1 plus GS into HS. इसका अगर हम एक अल्जेब्रिक फॉर्मेट बनाते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्यूबिक इक्वेशन हो सकता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू e. उसी तरह से अगर एक जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए जो nth ऑर्डर का हो सकता है, तो यहाँ जो है आपका ये है an s n माइनस वन एंड an माइनस वन s माइनस वन. सो इस तरह से करके ये एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनता है. किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो कि अलजेब्रिक इक्वेशन है, उसके जो है सॉल्यूशंस को रूट्स कहते हैं, और सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा अगर इसके रूट्स जो है वो लेफ्ट हाफ रीजन या लेफ्ट हाफ प्लेन और प्लस प्लेन में लाई करेंगे. सो ये जो है अल्टीमेट एस्पेक्ट है कि भाई सिस्टम का अगर जो रूट्स हैं, जितने भी रूट्स हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई कर रहे हैं, सो सिस्टम स्टेबल होगा. बट ये मैथमेटिकल इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस सिंगल स्टेटमेंट को दो मैथमेटिकल या दो से ज्यादा कंडीशंस में रखना पड़ता है कि अगर सारे रूट लाई कर रहे हैं एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, तो कैसे पता करेंगे कि सारे रूट्स लाई कर रहे हैं. अगर पोल जीरो प्लॉट नहीं बना रहे हैं हम, तो कैसे पता करेंगे कैसे लाई कर रहे हैं. तो दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस एंड सफिशिएंट कंडीशन. Necessary condition of stability, if there is a control system for which we have a characteristic equation in the form of an s power n an minus 1 s power n minus 1 plus a1 s plus a not equal to 0. आपकी बुक जो है उसमें जो है ये जो एक्सप्रेशन है उसको कुछ ऐसे लिखा गया है कि जो पहला कोफिशिएंट टर्म है वो a नॉट है s पावर n, फिर है a1 s पावर n माइनस 1, और फाइनली जो लास्ट टर्म है वो an है. बट यहाँ पे मैंने जो है वो इसको इस तरह से लिखा है क्योंकि एक तो ये एक रिदम मिल रहा है an sn an माइनस 1 s माइनस 1 a1 s पावर 1 और a नॉट s पावर 0 0 मींस s पावर 0 मींस वो s टर्म नहीं है. इसका बेनिफिट जो है आगे मिलेगा जब हम हर्विट्ज क्राइटेरिया सीखेंगे और जब राउट टेबल तैयार करेंगे, तो ये फॉर्मेट में इक्वेशन को रखने से जो चीजें होंगी वो आसान हो जाएंगी. तो नेसेसरी कंडीशन ये कह रहा है कि ऑल द कोफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैव द सेम साइन. ये एग्जांपल जो आप देख रहे हैं उसको जो है आप क्या करेंगे कि सारे टर्म को एलएचएस में लेके आएंगे और फिर देखेंगे कि क्या सभी के साइन सेम है या नहीं है. अगर सभी के साइन सेम हैं तो सिस्टम का नेसेसरी कंडीशन स्टेबिलिटी का सेटिस्फाई होता है. अगर सेम साइन नहीं है तो फिर नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है. सो आप देखेंगे 2s³ प्लस 3s² प्लस 5s इज इक्वल टू 5 है. तो अगर मैं 5 को एलएचएस में लेके आता हूँ ऊपर वाले स्टैंडर्ड इक्वेशंस के फॉर्मेट में लिखने के लिए, सो एक नेगेटिव टर्म मिल जाता है मुझे. उसी तरह से अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं -3s³ माइनस 2s² माइनस 5s प्लस 5 करेंगे आप क्योंकि एलएचएस में लेके आएंगे, तो 3 टर्म तो नेगेटिव है, एक टर्म पॉजिटिव है. अगेन क्या हो रहा है कि सारे टर्म जो है वो सेम साइन के नहीं है, तो ये सिस्टम जो है स्टेबल नहीं है. दूसरा है कि कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए, जैसे 2s³ प्लस 5s इज इक्वल टू 5 है. इसको अगर आप वापस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे 2s³ प्लस 5s माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ दोनों ही प्रॉब्लम निकल के आते हैं. एक तो इसमें मिसिंग टर्म है, दूसरा कि सारे साइन जो है वो पॉजिटिव नहीं है. इसका मतलब है कि ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो नेसेसरी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं. तो सफिशिएंट कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी देखेंगे कि कोई भी कंट्रोल सिस्टम अगर है आपके पास जिसका एक ट्रांसफर फंक्शन है, जिसका कि एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, आपकी किताब से थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको दोबारा याद ध्यान रखिएगा. सो सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन. नेसेसरी कंडीशन जो है हम बाय इंस्पेक्शन निकाल सकते हैं, यानी हम इक्वेशन को देख करके ये सीधा बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा, कि संभावना क्या है. जैसे कि अगर कोफिशिएंट, कोई भी एक कोफिशिएंट जो है इसमें नेगेटिव आ जाए तो क्लियर है कि वो सिस्टम अनस्टेबल है. सो बाय इंस्पेक्शन हम अगर देख लेंगे कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें दिया है और उसमें से एक भी टर्म एलएचएस में, सारे टर्म को आप एलएचएस में लाके रखेंगे, बराबर 0 इक्वेशन बनाएंगे, और एलएचएस में अगर एक भी टर्म नेगेटिव साइन कैरी कर रहा है तो इसका मतलब है निश्चित वो सिस्टम अनस्टेबल. अब अगर वो सिस्टम में सारे टर्म पॉजिटिव हैं
और साथ ही साथ सारे टर्म अवेलेबल हैं, यानी देयर इज नो मिसिंग टर्म। तो अब ये तो हो गया कि सिस्टम जो है वो जो है वो स्टेबल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर एक भी टर्म नेगेटिव है तो ये निश्चित है कि सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो अब हमारे पास जो है वो आगे दो रास्ते खुल जाते हैं। सिस्टम स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। नेगेटिव टर्म का मतलब तो कि डैम श्योर है कि सिस्टम अनस्टेबल है। लेकिन जब सारे टर्म पॉजिटिव होंगे, सो नाउ वी आर नॉट श्योर कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। सो अब हमें जो है नेक्स्ट कंडीशन पे जाना पड़ेगा, जिसको कि सफिशिएंट कंडीशन कहेंगे। सो पॉइंट 2 को देखिए क्या लिखा हुआ है। पॉइंट 2 का रोमन में जो 2 है, वहां देखिए कि अगर ऑल कोफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैव सेम साइन and there is no missing coefficient, this means the necessary condition for the system, given system to be stable are satisfied, then the system may be stable or unstable. Hence, third point, we can proceed to determine whether the sufficient condition exists or not. Depending on that, we can finally confirm that the system is stable or unstable. तो necessary condition satisfy होने के बाद हम कहीं भी नहीं कहेंगे कि system stable है। नेसेसरी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होता है तो क्लियर है कि सिस्टम अनस्टेबल है। लेकिन नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब है पहला चरण आपने पार कर लिया स्टेबिलिटी की तरफ। लेकिन अभी आपके जो है वो दोनों रास्ते खुले हैं, सिस्टम स्टेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उस चीज को हम फिर जो है करेक्ट करेंगे जहां से सफिशिएंट कंडीशंस को चेक करके। टू डिटरमाइन सफिशिएंट कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी, सफिशिएंट कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी अगर हमें निकालना है तो हमारे यहाँ पर दो मेथड है हमारे पास। एक है हर्विज की स्टेबिलिटी क्राइटेरियन मेथड और दूसरा है राउथ का स्टेबिलिटी क्राइटेरियन मेथड। इस जो बुक है आपकी उसमें कंपैरिजन भी दिया हुआ है। हो सकता है 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि इस तरह का सवाल नहीं पूछा गया है। बट ठीक है, आप जब दोनों को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आप ये अंतर भी समझ जाएंगे कि ये अंतर क्या है आपका। ठीक है। सो एक बात बार बार ध्यान रखिएगा कि सफिशिएंट कंडीशन से ही कंफर्म कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। नेसेसरी कंडीशन जो है वो पहला स्टेप है स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए। हर्विज क्राइटेरियन ऑफ स्टेबिलिटी, हर्विज क्राइटेरियन ऑफ स्टेबिलिटी जो है उसमें हम क्या करते हैं, हर्विज डिटर्मिनेंट्स तैयार करते हैं। हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा जो nth ऑर्डर का होगा। तो हम कितने नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स तैयार करेंगे, इससे n नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स तैयार करेंगे, जिसका नंबरिंग करेंगे d1 d2 d3 से लेकर के dn तक। दूसरी बात है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट होगा वो n इंटू n ऑर्डर का होगा। यानी कि अगर एक इक्वेशन आपको मिला है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3 ऑर्डर का, तो आपके टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स होंगे 3, d1 d2 और d3। और जो डिटरमिनेंट d3 होगा वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा, d2 होगा वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा, d1 जो होगा वो 1 इंटू 1 ऑर्डर का होगा, यानी सिंगल एलिमेंट होगा। अगर आपने जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिया है जिसका की पावर 6 है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट होंगे 6, d1 d2 d3 d4 d5 एंड d6। सो d1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर 1 ऑर्डर का 1 इंटू 1 होगा, यानी एक एलिमेंट होगा। d2 2 और इंटू 2 ऑर्डर का होगा, d3 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा, d4 4 इंटू 4 ऑर्डर का होगा, d5 5 इंटू 5 ऑर्डर का होगा और d6 6 इंटू 6 ऑर्डर का होगा। लेकिन इसको तैयार करने का क्रम उल्टा होगा। ये और बात है कि यहाँ स्लाइड में पहले d1 फिर d2 फिर d3 लिखा गया है, लेकिन आपको जब आप तैयार करेंगे हर्विज डिटर्मिनेंट्स को, तो सबसे पहले आप ऊपर में स्पेस छोड़ के हाईएस्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट तैयार करिएगा। हाईएस्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट तैयार करने के लिए आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट रो है आपका, जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द डिटरमिनेंट है वो an-1 यानी कि सेकंड टर्म से शुरू होगा। सेकंड टर्म आएगा an-1, फिर an-3, ऑल्टरनेटिव आप टर्म्स को रखते जाएंगे an-5 से लेकर के 0 तक। उसके बाद आपका जो सेकंड रो होगा वो फिर फर्स्ट टर्म से शुरू होगा, an-2, an-4। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें n माइनस में और टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, n-1, n-3, n-5। वैसे ही आपका जो सेकेंड टर्म है an, उसमें जो आपको है फिर इवन नंबर्स दिखाई देते हैं an के बाद, यानी an मतलब an-0 कह सकते हैं, तो an-2 है, an-4 है। उसके बाद थर्ड टर्म जो है उसको 0 रखिए और फर्स्ट रो को रिपीट शिफ्ट कर दीजिए सिर्फ। वैसे ही फोर्थ टर्म में आपको फिर फर्स्ट एलिमेंट को 0 रखेंगे और सेकेंड जो रो था उसको अगेन स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो एन सर्किल है उसके हिसाब से आप डिटर्मिनेंट जो है तैयार करते जाएंगे, 1 एलिमेंट का, 2 इंटू 2 ऑर्डर का, 3 इंटू 3 ऑर्डर का।
So आपकी बुक का एक क्वेश्चन एग्जांपल 4.6 है, गिवन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर सिस्टम। एक फोर्थ ऑर्डर सिस्टम है जिसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है S4 8S³ प्लस 18S² प्लस 16S प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें क्वेश्चन दिया है फॉर्म द हर्विज डिटर्मिनेंट एंड फाइंड स्टेबिलिटी यूजिंग हर्विज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी सफिशिएंट कंडीशन जानने से पहले आपको नेसेसरी कंडीशंस को भी शो करना चाहिए। सो आप स्टेप 1 में लिखेंगे कि आपका बाई ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन एज ऑल द कोफिशिएंट्स आर प्रेजेंट, यानी सभी जो पावर है उसके टर्म्स अवेलेबल हैं, एंड ऑल द कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, thus necessary conditions are satisfied। अगर यहाँ कोई भी नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं होता है। सो आप अगर देख रहे हैं कि नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सिस्टम स्टेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है ये अब फाइनल कंफर्मेशन जो है आपको हर्विज क्राइटेरिया से प्राप्त करना है। सो हर्विज डिटर्मिनेंट आपको कैसे बनाना है देखना है। हर्विज डिटर्मिनेंट विल बी ऑफ n इक्वल टू 4 ऑर्डर, यानी 4 into 4 का मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने सारे टर्म लिख लिए। a n जो है वो 1 है, a n minus 1 जो है वो 8 है, a n minus 2 जो है 18 है, a n minus 3 जो है 16 है, a n minus 4 is ultimately a 4 minus 4 equal to a naught is equal to 5। सो n माइनस 4 टर्म में ध्यान रखिएगा और a नॉट टर्म में ध्यान रखिएगा। a n माइनस 5 टर्म से ऑनवर्ड्स कोई टर्म एक्सिस्ट नहीं करता है, इन ये सारे कोफिशिएंट्स का वैल्यू आपको 0 रखना है। सो जो डी के का हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला है, जो जनरलाइज इक्वेशन है, वहां से हमने करें कि a n माइनस 1 a माइनस 3 का वैल्यू रखा, a n माइनस 5 नहीं था, a n माइनस 7 नहीं था, इसलिए दोनों टर्म फर्स्ट रो जो है उसमें 0 0 है। फिर हमने जो है a n रखा जो कि 1 है, a n माइनस 2 रखा, a n माइनस 4 भी अवेलेबल है हमारे पास जो कि अल्टीमेटली a नॉट है, an माइनस 6 नहीं है हमारे पास, वो 0 है। फिर जो आपके थर्ड और फोर्थ जो आपके रोज हैं उसमें पहला एलिमेंट आपको 0 रखना है और फर्स्ट और सेकंड रो के एलिमेंट को शिफ्ट करके वैसे ही रिप्रोड्यूस करना है। यहाँ जो फोर्थ रो है वहां an माइनस 2, उसके बाद an माइनस 4 आप लिखिए, या इस डिटर्मिनेंट के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको a नॉट लिखिए तो ज्यादा अच्छा है। सो ध्यान देखें ये थर्ड स्लाइड जो है हर्विज स्टेबिलिटी क्राइटेरियन में आप D1, D2, D3 कैसे डिराइव करेंगे D4 से। आपको सबसे पहले D4 बना लेना है। D4 बनाने के बाद आप वहां से ऊपर को फिल इन द ब्लैंक की तरह काम करिए। जैसे D4 का जो पहला एलिमेंट है 1 into 1 ऑर्डर का आप बनाएंगे 8 नंबर, तो D1 इज इक्वल टू 8 हो गया। D2 बनाने के लिए हम D4 के जो पहले 4 नंबर मिल रहे हैं जो हम एनसर्कल करते हैं वो 16, 1 and 8 है, उससे हमने D2 तैयार किया। उसी तरह से आप ध्यान दीजिए कि D3 कैसे तैयार हुआ है। फर्स्ट जो 3 रो है और फर्स्ट जो 3 कॉलम है D4 के, उससे हमने D3 तैयार किया। और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए काइंडली यूज द कैलकुलेटर एंड राइट दैट वी आर यूजिंग कैलकुलेटर। और आपके कैलकुलेटर में 3 into 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व हो सकता है मैक्सिमम। सो आपको D4 को अल्टीमेटली ब्रेक करना पड़ेगा 2 पार्ट में और वहां से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जो है सभी का वैल्यू इवैल्यूएट करने के बाद हमने देखा कि सभी का वैल्यू पॉजिटिव है। ऑल द 4 डिटर्मिनेंट्स आर पॉजिटिव, हिंस द सिस्टम इज स्टेबल एज पर द हर्विज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, जो ये कहता है कि अगर सारे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो वो सिस्टम स्टेबल होगा। अगला जो है वो है राउथ क्राइटेरियन ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ गिवन सिस्टम। एक बात आपको हिस्टोरिकल बता दूं कि पहले जो है वो राउथ क्राइटेरिया आया था, उसके बाद जो है आपका हर्विज क्राइटेरिया आया था। ये शायद 1875 में जो है वो राउथ क्राइटेरिया आ गया था। 1890 में आप समझिए कि हर्विज क्राइटेरिया आया था। हर्विज क्राइटेरिया के अपने फायदे थे और अपने घाटे थे। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम था और राउथ ने अगेन जो है वो हर्विज क्राइटेरिया को कंबाइन करके 1905 में राउथ हर्विज क्राइटेरिया बनाया था। खैर वो आप उस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक्चुअली तो आप राउथ क्राइटेरिया यहाँ पढ़ रहे हैं। बेसिकली दिस इज राउथ हर्विज क्राइटेरिया, बट फिलहाल आपको राउथ क्राइटेरिया बोला जा रहा है तो आप उसी को ध्यान में रख के सीख लीजिए। सो राउथ क्राइटेरिया में हमें क्या करना है, राउथ क्राइटेरिया में हमें राउथ का टेबल प्रिपेयर करना है। लास्ट में क्या था, हर्विज क्राइटेरिया में हमें डिटरमिनेंट तैयार करना था। सो यहाँ जो है हमें राउथ का टेबल तैयार करना है। तो इंस्टेंटली कैसे तैयार करना है ये इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, जितना समराइज वर्जन हो सकता था वो कोशिश की गई है। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल इज दैट इन राउथ अरे
ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम आर पॉजिटिव। तो राउथ अरे भी बोलते हैं, कहीं राउथ टेबल भी बोलते हैं। सो आपको जो है एक टेबल पहले तैयार करेंगे, वो देखना कैसे तैयार करते हैं, और फिर उसके पहले एलिमेंट कॉलम के सारे एलिमेंट को देखना है। सो देखिए, अगर ये मैं दो एग्जांपल लेकर चलूंगा, एक जो है फोर्थ ऑर्डर का इक्वेशन लेकर चलूंगा और एक सिक्स ऑर्डर का लेकर चलूंगा, कि जनरलाइज ऑर्डर का इक्वेशन लिखने से सिर्फ आपको जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होगी ज्यादा। सो इसलिए हम जो है वो फोर्थ और सिक्स ऑर्डर का इक्वेशन लेके चलेंगे। सो ए फोर एस पावर फोर, ए थ्री एस क्यूब, ए टू एस स्क्वायर प्लस ए वन एस प्लस ए नॉट इक्वल टू जीरो है। फर्स्ट टेबल जो है वो ऐसा नहीं है कि दो पार्ट में आप बनाइएगा, अल्टीमेटली आपको कंप्लीटेड राउट टेबल ही बनाना है। लेकिन समझने की दृष्टि से आप पहले ये देखिए इस लेआउट को, कि फर्स्ट जो है इनिशियल लेआउट ऑफ राउट टेबल, तो आप ये S4, S3, S2, S1 और S0 को अपने पेज पर लिख देंगे। और ये जो है आपका टर्म, पहला टर्म जो आप लिख रहे हैं फर्स्ट A4 है, A2 है, A0 है। उसके बाद जो आपका सेकंड जो टर्म होगा वो अल्टरनेटिवली A3, A1 और A0 होगा। सो कैलकुलेट कैसे करना है, ये तो S4 और S3 के तो सारे टर्म मिल गए। S2 के सामने जो ये तीन एलिमेंट बनेंगे वो इसका डिटर्मिनेंट्स बन रहा है। ये देखिए मैंने कैप्स में A B लिखा है, क्योंकि ये जो है ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपको याद करने के लिए। अब देखिए A कैसे कैलकुलेट करें। A कैलकुलेट कर रहे हैं आप, ऊपर में A4 और A3 को उठा लीजिए और सेकंड कॉलम जो है A2 और A1 को उठा लीजिए। साइन को माइनस रखिएगा, आपकी किताब से थोड़ा सा डिफरेंट है ये, बट ये ज्यादा कन्वीनियंट है। सारे डिटरमिनेंट में साइन नेगेटिव रहेगा। अब जो आपका जो सेकंड टर्म है, S2 का जो सेकंड टर्म है जिसको हम B लिख रहे हैं, वो कहां से बन रहा है। अगेन आप पहला कॉलम ही उठा रहे हैं, ये ऊपर के दो A4 और A3, और राइट और दूसरा कॉलम छोड़ के तीसरा पकड़ रहे हैं। सो यहाँ से आपका B बन जाएगा। तीसरा एलिमेंट हम बनाना चाहेंगे, अगेन हम डिटरमिनेंट में पहला कॉलम तो A4 A3 रख रहे हैं, लेकिन चौथा कोई टर्म नहीं है, 0 0 लग करके हम इसे तैयार करेंगे, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। अब आप अगर S1 S पावर 1 का डिटरमिनेंट तैयार कर रहे हैं, टेबल एलिमेंट्स तैयार कर रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखिए कि अब आपको जो है वो S पावर 2 और S पावर 3 उसको लेकर के ये तैयार करना है, S पावर 4 को भूल जाना है। सो यहाँ क्या होगा, आपका जो S पे पावर 3 का एलिमेंट है वो A3 है, S पावर 2 के सामने जो एलिमेंट है वो A है। सो जो डिटरमिनेंट है वो A3A, और दूसरा जो रो होगा वो A1 और B, A1 और B से तैयार होगा। सो ये जो बटा जो है, और एक चीज देखिए नीचे जो डिवाइड है हो रहा है, अगर आप S2 के सामने देखेंगे तो सभी को डिवाइड A3 से किया है, अगर आप S1 को देखेंगे तो सभी को डिवाइड A से किया है, अगर आप S0 को देखेंगे तो सभी को डिवाइड जो है वो C से किया है। सो इस बात को ध्यान कर लीजिए कि ये बहुत बड़ा ये बहुत सिंपल मेथड है। और S1 का पावर तैयार कर रहे हैं तो सिर्फ हम पहले दो एलिमेंट ले रहे हैं कॉलम के, ऊपर की जो दो है, जस्ट ऊपर की जो दो है, और अगले रो में से पहले ऊपर के दो ले रहे हैं। सिमिलरली जो है आपको जो S1 का जो सेकेंड एलिमेंट है उसमें फिर हम यही A3 और A ले रहे हैं, लेकिन जो ऊपर का सेकेंड एलिमेंट दो लेंगे वो 0 और 0 मिल रहा है। इसी तरह से आप S0 पे तैयार करेंगे। इसको एक बार विजुलाइज करने की कोशिश करिए। अगला एग्जाम्पल भी दोबारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो राउथ क्राइटेरियन ऑफ स्टेबिलिटी का दूसरा एग्जांपल लेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है राउथ टेबल को कैसे तैयार करना है, राउथ अरे को कैसे तैयार करना है। इसको हम एग्जांपल से इतना समझेंगे उतना ये जल्दी कैच होगा। सो यहाँ अगर एक सिक्स्थ ऑर्डर इक्वेशन है, क्योंकि आपके बीटी एग्जाम में अभी तक जो सवाल पूछे गए हैं वो फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स ऑर्डर के ही सवाल पूछे गए हैं। सो हम सिक्स ऑर्डर से ऊपर भी जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सो नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन अगेन वही है कि आपका जो फर्स्ट कॉलम तैयार करना है कंप्लीटेड राउट टेबल में वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए। कैसे तैयार करना है, तो इनिशियल लेआउट ऑफ राउट टेबल अगेन आप देखिए कि जो S6 है, S5 है, S4 है, S3 है, S2, S1 और S0 इसको रखा गया और इसके सामने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स तैयार किए गए हैं S6 और S5 के, A6, A4, A2, A0। S5 के सामने A5, A3, A1 और A0। नाउ आप जो है अल्टीमेट आपको ये कंप्लीटेड राउट टेबल तैयार करना है, तो ये जो येलो से हाईलाइट किया हुआ है दैट इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ द कंप्लीट राउट टेबल। सो S6 और S5 के एलिमेंट तो आपने डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कोफिशिएंट को यहाँ रख करके बना लिए, लेकिन यहाँ से S4, S3, S2, S1 और S0 के जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है सामने, वो कैसे तैयार करना है उस चीज को समझिए। कि जो एलिमेंट है S4 के आगे, पहला एलिमेंट जो येलो ब्लॉक में है S4 के आमने सामने जिसका नाम A रखा गया है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि S4 के सामने जितने भी डिटरमिनेंट बने हैं सबको डिवाइड A5 से किया गया है। उसी तरह से S3 के जितने भी एलिमेंट है डिवाइड A से किया गया है। S2 के जितने एलिमेंट है डिवाइड उसको जो है वो C से किया गया है। तो ये A जो है आपका A5, S4 में जो A5 है जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट है S5 के सामने वाला,
तो ये कैसे तैयार हो रहा है? आपका जो पहला कॉलम है वो A6 A5 है और जो दूसरा कॉलम है वो ऊपर के दो एलिमेंट हैं दूसरे रो के दूसरे कॉलम के A4 A3, तो बटा बाई A5 कर दिया। अब आप अगर S4 के सामने जो दूसरा एलिमेंट है जिसको हम B नाम कह रहे हैं वो कैसे तैयार कर रहे हैं? अगेन फर्स्ट कॉलम ऊपर के दोनों उठाए, दो नंबर A6 और A5, और सेकेंड एलिमेंट के लिए हमने ये थर्ड कॉलम उठाया A2 और A1, ऐसे करके राइट शिफ्ट होना है। वैसे ही आपका जो थर्ड एलिमेंट है उसमें फिर फर्स्ट एलिमेंट तो A6 और A5 उठाया, लेकिन लास्ट जो सेकंड एलिमेंट है वो A0 और 0 उठाया। क्योंकि ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने पे A0 आएगा, इसलिए इसको नया कोई अल्फाबेट ना देके A0 ही छोड़ दिया गया है। अब S क्यूब के सामने जो एलिमेंट तैयार हुआ जिसको हम C कह रहे हैं, तो कहां से तैयार होगा? डिवाइड तो सारे A से हो रहे हैं, लेकिन वो तैयार हो रहा है ऊपर के दो रो से। तो ऊपर के दो रो, जस्ट ऊपर के दो रो, S6 को छोड़ दीजिएगा, S3 के ऊपर के दो रो कौन है? S5 और S4। सो उसके पहला एलिमेंट है A5 और A, तो आप देखिए तीनों डिटर्मिनेंट में A5 और A है, सेकेंड एलिमेंट में भी A5 और A है, थर्ड एलिमेंट भी जो यहाँ बना रहे हैं S3 के सामने A5 और A है। पहला कॉलम जो है सब में A5 और A है, दूसरा कॉलम जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो है वो A3 और B है, दूसरा एलिमेंट जो है वो A1 है और A0 है, और तीसरा एलिमेंट जो है वो 0 एंड 0 है। उसी तरह से S स्क्वायर जो है वो आपका जो है अगेन ऊपर की जो दो एलिमेंट हो रहे हैं S स्क्वायर के सामने वो A और C हो रहे हैं। तो आप देखिए सारे एलिमेंट जो है जितने डिटरमिनेंट तीनों बने हैं S स्क्वायर के सामने वो उसका फर्स्ट एलिमेंट AC है, AC है और AC है। सेकेंड एलिमेंट जो है वो पहले वाले का B और D है जो S4 S3 के सामने है। उसके बाद जो है वो ये है A0 एंड 0 है, और थर्ड में 0 एंड 0 है। उसी तरह से आपका S1 का एक टर्म बनेगा, उसी तरह से आपका S0 का एक टर्म बनेगा। इस तरह से टेबल कंप्लीट हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। अगेन एग्जांपल 4.7 है, कोई सिस्टम दिया हुआ है जो फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसका हमें राउथ टेबल तैयार करना है। अल्टीमेटली हमें जो है जो सीखना है वो है राउट टेबल कैसे तैयार करना है। सो राउट टेबल तैयार करने के लिए इनिशियल लेआउट हम बनाएंगे। अगेन an-2 A0 है, और an-1 an-3 और 0 आएगा क्योंकि उसके बाद an-4 टर्म आपका कोई एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। सो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स होंगे S4 के, वहां से आप देखिए कि जो पावर है 3 और फिर जो है 5 और जो है 2 है, और S क्यूब जो है वो उसके सामने जो एलिमेंट्स रख रहे हैं वो ऑड नंबर्स सारे रख रहे हैं 10, 5 और 0। सो नेक्स्ट जो होगा स्लाइड उस पर हम प्रोसीड करेंगे जहां पे हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। सो ये कंप्लीट फॉर्म ऑफ राउट टेबल कैसे तैयार करना है ये आप देख लीजिए कि S4 S3 का तो हमने सारे एलिमेंट तैयार कर लिए हैं। नाउ S2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, S3 का जो सामने फर्स्ट एलिमेंट है उसी से सभी डिटरमिनेंट को डिवाइड कर रहे हैं 10 से। सो ये टर्म बन रहा है, देखिए फर्स्ट कॉलम अगेन उठाया हमने, S2 के ठीक ऊपर जो दो हैं रो S4 और S3, उसका पहला कॉलम दोनों डिटरमिनेंट फिट किया 3 और 10, दूसरे एलिमेंट में भी 3 और 10 ही फिट किया है। उसके बाद हम जो है इसका सेकेंड एलिमेंट जो तैयार करेंगे, फर्स्ट डिटरमिनेंट का जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड कॉलम है 5 5, और इसका जो है वो है 2 और 0। इसको इवेलुएट करेंगे तो वैल्यू आएगा 7/2 और 2। आपकी किताब में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, बट ये रिजल्ट 7/2 आता है, और यहाँ सेकंड एलिमेंट जो है S2 का वो 2 आता है। अब आप S1 का एलिमेंट तैयार करना है आपको, तो S1 का एलिमेंट तैयार करने के देखिए डिटरमिनेंट को किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, एलिमेंट को डिवाइड करना है आपको 7/2 से, 7/2 से आपको डिवाइड करना है। सो यहाँ जो है जो पहले एलिमेंट कौन से इसके बनेंगे, दोनों डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट कॉलम होगा S1 के सामने वो जो होगा S3 और S2 का एलिमेंट होगा, तो वो क्या है 10 है और 7/2, तो देखिए दोनों में 10 और 7/2 है। नाउ जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है उसका सेकंड कॉलम क्या है, 5 है और 2 है, और यहाँ पर क्या है 0 और 0 है। इसको एवेलुएट करने से -5/7 वैल्यू आ रहा है और 0 आ रहा है। इसके बाद अब S0 का जो डिटर्मिनेंट तैयार करेंगे, सो उसमें क्या होगा, उसमें जो आपका बेस है नीचे जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो आपका ऊपर का एलिमेंट है -5/7, और जो डिटर्मिनेंट तैयार हो रहा है वो S2 और S1 रो के फर्स्ट एलिमेंट उठा रहे हैं, यानी 7/2 एंड -5/7, और जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या होगा 2 और 0। इसके बाद बाकी सारे वैल्यूज 0 होंगे। अब आप ये जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट है राउट टेबल के 3 है, 10 है, 7/2 है,
-5/7 और 2 है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट के सारे टर्म जो है पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब सिस्टम जो है अनस्टेबल है। अगर सारे टर्म पॉजिटिव होते तो सिस्टम स्टेबल होता। दैट्स इट। अब यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन और रखा गया है। यहाँ देखिए एक S2 से S1 की तरफ एरो दिखाया गया है जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम साइन चेंज, मतलब वैल्यू 7/2 आया और जब -5/7 आया तो साइन पॉजिटिव नंबर से एक नेगेटिव नंबर में चेंज हुआ। अगेन क्या है कि S1 से जब S2 के S0 की तरफ गए तो फिर क्या हुआ, अगला नंबर 2 आया, यानी एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से फिर साइन चेंज होकर एक पॉजिटिव नंबर आया। सो 2 टाइम साइन चेंज हुए। तो इस इंफॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस ये है कि जितने बार साइन चेंज हो रही है इसका मतलब है कि उतने नंबर ऑफ पोल्स जो हैं वो राइट हैंड प्लेन में। देखिए साइन चेंज होना अपने आप में ये गवाह कर रहा है कि सिस्टम अनस्टेबल है। सिस्टम अनस्टेबल का मतलब है कि जो पोल्स हैं वो राइट साइड में भी हैं, इसके कुछ पोल्स हैं, लेकिन राउथ से हम ये बता सकते हैं कि कितने जो है पोल्स हैं वो राइट साइड। तो लास्ट स्लाइड में जो एग्जांपल था, जो एक ऑब्जर्वेशन किया था हमने एरो मार्क करके, उसी पे सवाल बनाया गया है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ टाइम साइन चेंजेस इन अ फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ अरे। जो राउथ अरे हम तैयार करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम होगा, उसमें हमने एक ऑब्जर्वेशन किया कि कितनी बार साइन चेंज किया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सो सिग्निफिकेंस ये है कि द नंबर ऑफ टाइम द साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पोल्स इन द राइट हैंड रीजन, अनस्टेबल रीजन ऑफ एस प्लेन। यानी कि अगर एक फोर्थ ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था तो उसके 4 जो है वो मान लीजिए पोल्स होने चाहिए। सो 4 पोल्स में से ये सिस्टम तो अनस्टेबल है क्योंकि जो है उसमें साइन चेंज हो रहा है। नाउ यहाँ राउट टेबल में ये टूल एक है इंफॉर्मेशन देने का कि कितने नंबर ऑफ पोल्स राइट साइड में। जरूरी नहीं कि सारे पोल्स राइट साइड पर सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है एक पोल साइड राइट साइड में होता, हो सकता है 2 पोल राइट साइड में। जितनी बार साइन चेंज करेगा उतने नंबर ऑफ पोल्स जो है वो राइट हैंड प्लेन में होंगे। दैट इज द इंपॉर्टेंस।